घर में वैशाली की शादी की तैयारी चल रही है और सब मेहंदी लगवा रहे हैं। दीदी, आपके पति का नाम किस अक्षर से लिखना है? वैसे तो उनका नाम वरुण है, लेकिन हम उन्हें प्यार से वी बुलाते हैं। हाय हाय, देखो तो हमारी वैशाली को कैसे शर्मा रही है वरुण जी का नाम सुनते ही। क्यों मामी जी, आप तो आज तक मामा जी के नाम से कमरे में भाग जाती हैं। और तुम्हारी मामी का क्या? हम भी आज तक तुम्हारी मामी जी का नाम सुनकर शर्मा जाते हैं। वाह मामा जी, देखो तो जरा, मामी आज भी हमारे मामा आपके दीवाने हैं। क्या बात है। और एक तुम्हारे पापा है, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। अरे देखने वाली कोई बात भी तो होनी चाहिए इंसान में, कि नहीं? अरे जीजा जी, अब हमारी बहन हेमा मालिनी से कम नहीं लगती है, आप ऐसा मत बोलिए। हाँ, हेमा मालिनी है या फिर सुपर्णखा, वो तो अब निभाने वाले को पता। क्या कहा जी आपने? देखो देखो कैसे दहाड़ रही है हमें। ये देखो, एक हमारे मम्मी पापा है जो सदैव ही लड़ते ही दिखा देते हैं। मम्मी पापा, मामा जी, मामी जी से कुछ सीखिए आप। जीवन साथी के मामले में तो हम बहुत खुशकिस्मत है भाई, हमारी धर्मपत्नी सबसे बेस्ट है। ये देखिए, एक हमारे भाई है जो अपनी पत्नी के पीछे लट्टू हुए घूमते हैं, और एक हमारे पति हैं जिन्हें हम फूटी आंख नहीं भाते। अब लट्टू कहो या कुछ भी, जो है सो है, हमारी पत्नी है ही नंबर 1, तो हम तो तारीफ करेंगे भाई। वैशाली, तेरी मामा टोटल ग्रीन फ्लैग है। नहीं तो क्या, मामा जी इतने पुराने जमाने के हैं, फिर भी देखो जरा कैसे अपने पति की खुलेआम तारीफ कर रहे हैं। और एक हमारे पति हैं, बंद कमरे में भी हमसे लड़ते रहते हैं बस। हमारे वरुण जी तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो तो हमारी खूब तारीफ करते हैं। हाँ, खूब तारीफ करते हैं। वो तो अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तभी एक बार 7 फेरे होने दो, फिर हमसे बात करना। तुम सब अपनी जलन हमसे काहे निकाल रही हो? हम कह रहे हैं ना, हमारे वरुण जी बिल्कुल भी ऐसे ना है। वो तो ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है। हम भी शादी के पहले यही कहते थे, लेकिन शादी के बाद ये पति पति नहीं रहते, ये नाराज जिठानियां बन जाते हैं। छोड़ो, हम कुछ कहेंगे ही नहीं। हमारी शादी होने दो, उसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे हमारे वरुण जी कैसे हैं। हाँ, हमें भी इंतजार है तुम्हारे वरुण जी का। देखते हैं ग्रीन फॉरेस्ट में कितनी बरसात होती है। वैशाली की मेहंदी में जो उसकी सहेलियों ने कहा था, उस पर वैशाली ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था वरुण ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके नाम की मेहंदी रचाकर वैशाली खुशी खुशी अब अपने ससुराल में आ चुकी थी। पहले कुछ दिन तो वरुण के साथ घूमने फिरने में ही निकल गए, लेकिन अब जिम्मेदारियों को संभालने का वक्त भी आ चुका था। कल हम किसी अच्छी जगह चले खाना खाने। अब घूमना फिरना बहुत हो गया है, अब कल से मुझे पिताजी के साथ फिर से ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, तो कल से मैं भी रसोई का काम संभाल लूंगी। देखो, मम्मी ने आज तक बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, अब उनकी बारी है आराम करने की। अब उन्हें बिल्कुल काम मत करने देना। जब से शादी हुई है मैं भी काम करती हूँ वरुण, ऐसा नहीं है। हाँ, रसोई का काम वो संभालती है बस। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ अच्छे से संभालोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस तुम यूं ही मुझे खुश रखो तो मैं देखो कैसे सब कुछ संभालती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वैशाली ने अगले दिन से रसोई की बागडोर अपने हाथ में ले ली, लेकिन वैशाली और उसकी सास के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, इसलिए कुछ दिनों बाद उन दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। वैशाली बहू, ये तुमने सब्जी को अच्छे से धोया भी नहीं, देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है इसमें। माँ जी, हमने सब्जियों को अच्छे से धोया है, लेकिन ये देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है। तुम अगर ऐसे ही लापरवाही करती रही तो इससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। माँ जी, एक बात कहूँ, वैसे तो आप कहती हैं मुझे कुछ ठीक से दिखता नहीं है, मेरी आंखें कमजोर है, लेकिन आपको हमारी गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती है, क्यों? यही तकलीफ है तुम बहुओं की आजकल, उन्हें बड़ों की बात बुरी लग जाती है, हमारा तजुर्बा लेना ही नहीं चाहती हो तुम। क्योंकि माँ जी, हम आजकल की बहुएं सब कुछ पहले से ही सीखी हुई आती है, हमें एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो करना है करो, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। वैशाली और राधिका के बीच जो बहस हुई थी, उससे राधिका का मुंह शाम से ही चढ़ा हुआ था। जब वरुण और उसके पिता घर आते हैं तब भी राधिका बस चुप बैठी हुई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कुछ कह नहीं रही हो? हाँ माँ, आज शाम से आप चुप चुप सी है। बेटा, आजकल की पीढ़ी को बड़ों का बोलना एक्स्ट्रा ज्ञान लगता है, इसलिए चुप हूँ, और क्या ही करूँ चुप बैठने के अलावा।
वरुण झट से समझ जाता है कि उसकी माँ किसकी तरफ इशारा कर रही थी। वरुण ने तेज नजरों से वैशाली की तरफ देखा, जैसे वो आज आंखों से ही उसे अपनी नाराजगी बता रहा हो। लेकिन वैशाली भी कहाँ डरने वाली थी, उसने कमरे में जाकर युद्ध का आगाज कर दिया। तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे हम ही आपके दुश्मन हैं? तुम हमसे भी तो पूछो कि माँ जी ने हमसे क्या कहा। वैशाली, बच्चों वाली हरकतें मत करो। देखो, माँ बड़ी है हमसे, अगर उन्होंने 2 बातें कह भी दी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? देखो, हमने आज तक अपने पिताजी की भी नहीं सुनी है, तो ये हमसे उम्मीद मत करियो कि हम किसी की गलत बात सुन लेंगे। माँ अगर कुछ कहती है तो अपने अनुभव से कह रही है। उन्होंने इस घर को इतने साथ से संभाला है, उनकी हर बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम इन्हें कहाँ ग्रीन फॉरेस्ट कह रहे थे, ये तो रेड फ्लैग निकले, मम्मी मम्मी किए जा रहे हैं। लेकिन हम उन बहुओं में से नहीं है जो अपनी सास से हार जाए और अपने पति को उसकी मम्मी के हवाले छोड़ दे। अब क्या सोचने लगे? अरे हम कह रहे हैं छोड़ो, माँ जी की बात है, हम दोनों कोई रोमांटिक फिल्म पर चलते हैं, चलो। भाई, आज मेरा मूड पहले से ही खराब है और मम्मी भी उदास लग रही है। आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। अरे सुनो तो, अब घर में पत्नी और माँ के बीच अगर कलेश हो रहा हो तो उस घर के बेटों का भी यही हाल होता है। लेकिन हमारी वैशाली जी कहाँ कम थी, उन्होंने तो अपने पति को अपने काबू में करने के लिए 100 तरीके सोच लिए थे। मेरा मतलब है गूगल कर लिए थे। पति को अपने काबू में करने के तरीके बताइए। है, अरे वाह, इसमें तो बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। सबसे पहला, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर निकलता है। हाँ, ये सही है। आज हम ऐसा खाना बनाएंगे कि वरुण उसे खाते ही हमारे हाथ चूमने लग जाएंगे। एक काम करती हूँ, मटर पनीर, रसमलाई, लच्छा पराठा और तड़का दाल बना देती हूँ, फिर देखते हैं कैसे वरुण को माँ जी याद आती है। वैशाली रसोई में जाती है और वरुण के लिए जो जो सोचा था उसकी तैयारी में लग जाती है। लेकिन उसी वक्त राधिका भी वहीं आ जाती है, ये देखने कि आखिर वैशाली क्या खिचड़ी पका रही है। वैशाली बहू, आज इतनी जल्दी खाना बनाने में लग गई, क्या बात है? वो आज ना हम वरुण जी के लिए उनकी पसंद का खाना बना रहे हैं, मटर पनीर, तड़का दाल, लच्छा पराठा, रसमलाई। अच्छा, तुम्हें पता है वरुण को सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ पता है, यही सब जो हम बना रहे हैं। हमें पता है उनको कौन सी सब्जी पसंद है। यही तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मेरे बेटे को जानती ही नहीं हो गया इनका शुरू, मेरा बेटा, न जाने कब ये अपने बेटे को मेरा पति होने देंगी। अरे तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? नहीं। क्या? हमारा मतलब है वरुण को आपके हाथ का खाना पसंद होगा, लेकिन आजकल वो हमारे हाथ का खाना ही खाता है, टिफिन भी वो हमारे हाथ का ही पसंद करता है। अरे वो तो इसलिए है कि आजकल मैं रसोई में कुछ बनाती नहीं हूँ। लाओ, आज हम दाल तड़का बना देते, फिर देखो कैसे वरुण खाना छोड़कर बस यही खाता रह जाएगा। रहने दीजिए माँ जी, हम बना देते हैं। अब मुझे मेरी रसोई में कुछ बनाने से पहले तुमसे परमिशन लेनी होगी क्या? अब तो हर बात को उल्टा ही मतलब क्यों निकालती है माँ जी? हम कह रहे हैं हम बना देते हैं ना खाना। नहीं, आज तो हम ही दाल तड़का बनाएंगे वरुण के लिए। लाओ हमें दो। मैंने बना दी है दाल तड़का। क्या? अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। अब आपसे क्या पूछना, हमारे पति के लिए खाना बनाने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा क्या हमें? हम तो अपनी सास से भी पूछे बिना पानी नहीं पीते थे। हाँ तो माँ जी, आपको इतनी अकल नहीं होगी कुछ करने की, इसीलिए हर बात के लिए पूछना पड़ता होगा। लेकिन मुझे तो हर बात की समझ है, आप चिंता मत कीजिए। वैशाली का जवाब सुनकर राधिका रसोई से बाहर चली जाती है। लेकिन हमारी वैशाली बड़े ही जोरों शोरों से वरुण के लिए खाना बनाती है। शाम को जब वरुण ऑफिस से घर आता है तब वैशाली ने टेबल को खाने से भर रखा था। उस पर फूल का गमला भी सजाया था। क्या बात है, आज खाने की इतनी अच्छी महक आ रही है। आज हमने आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है। देखिए, दाल तड़का है, मटर पनीर। माँ, दाल तड़का आपने बनाई है क्या? मुझे पता था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो आपने ही बनाया होगा, क्योंकि आपके जैसा दाल तड़का तो कोई बना ही नहीं सकता। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्या? लेकिन ये सारा खाना मैंने बनाया है। हाँ वरुण, सारा खाना वैशाली बहू ने ही बनाया है। मैंने तो उससे कहा था मुझे तेरे लिए दाल तड़का बनाने दे, लेकिन उसने मुझे बनाने ही नहीं दिया। कह रही थी कि आजकल तुझे उसके हाथ का खाना ही पसंद आता है। वैशाली, तुमने माँ से ऐसा कहा? अरे हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको हमारे हाथ का खाना ही आजकल पसंद आता है। आप टिफिन ले जाते हैं तब भी तो कहते हैं ना, तुम्हारे जैसा खाना और कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, लेकिन दाल तड़का माँ सच में बहुत अच्छा बनाती है। अब मेरा तो रसोई पर कोई हक ही नहीं है। वैशाली बहू ही सारा खाना बनाती है और बस हमें चुप करके खाना होता है। माँ, वैशाली का वो मतलब नहीं था। आइए, आप और मैं साथ में खाना खाते हैं, आइए।
अरे फिर से वरुण जी नाराज हो गए। मुझे क्या पता था माँ जी वरुण को ये सब कह देंगी। अब कमरे में जाकर फिर से लड़ने लगेंगे मुझसे, क्या करूं। वैशाली ने वरुण की माँ को खाना नहीं बनाने दिया। जब ये बात वरुण को पता चली तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो नाराज है। उसने तो आज कमरे में आने के बाद भी वैशाली से कोई बात नहीं की और चुपचाप सो गया। जब भी हम सोचते कि वरुण जी को खुश कर देंगे, अपनी तरफ कर लेंगे, तभी ये सब गड़बड़ हो जाती है। अब तो वो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो गए। अब क्या खाक वो मेरी बात मानेंगे। दिव्या और शीतल सच्ची कह रही थी, शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। पता नहीं मामा जी और मामी जी का रिश्ता इतने सालों बाद भी नया नया सा कैसे है। मामा जी तो मामी जी के पीछे भंवरे की तरह घूमते हैं। वैशाली ने शाम दाम दंड भेद और गूगल करके भी देख लिया, लेकिन वो अपने पति को खुश नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का सोच लिया था। उसने आज अपनी मामी जी को फोन लगाया और उनसे उनका राज पूछ लिया। नहीं मामी जी, आज तो आप बता ही दीजिए, आप ऐसा क्या करती है जो मामा जी आज भी आपके पीछे ना लट्टू की तरह घूम रहे हैं। अरे ये सब तुम्हारी नानी जी का कमाल है। क्या नानी? उन्होंने क्या किया? आप देखो जरा कान खोलकर सुनना इस राज की बात को। हाँ, बड़ी ही गुप्त है, कहीं बाहर ना जाने पाए। नहीं बताइए ना, हम सुन रहे हैं। वैशाली ने बड़े ही ध्यान से मामी जी की बात को सुना। उसके बाद उसे वो हथियार मिल गया था जिससे वो ससुराल पर विजय करने के लिए तैयार थी। माँ जी, हम अंदर आ जाए क्या? आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हम? शादी के बाद इसने मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है और अब पूछ रही है। अगर आप आराम कर रहे हैं तो हम बाद में आते, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आ जा। क्या बात है, आज बड़े मैनर्स आ गए। मेरा मतलब है आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, आज ना हम बाजार गए थे तो वहाँ हमें एक सुंदर सी साड़ी दिख गई। लो, खर्चा करके आई है महारानी, तभी इतनी खुश लग रही है। सिल्क की साड़ी थी, बिल्कुल बारीक काम किया हुआ है उस पर, देखिए। साड़ी तो बड़ी सुंदर है सच में। महंगी होगी ना? अब इतनी अच्छी साड़ी है तो महंगी तो होनी है ना माँ जी। लेकिन आप मना मत करिएगा, हम ये आपके लिए लाए हैं। हमारी मम्मी ने जो हमें पैसे दिए थे शगुन के, उसमें से लाए हैं आपके लिए। अरे ये इतनी सुंदर साड़ी तुम मेरे लिए लाई हो? और नहीं तो क्या माँ जी, ये सिल्क का कपड़ा, ये बारीक काम आप पर ही तो अच्छा लगेगा। हम पर तो ये रंग खिलता ही नहीं है। देखिए आप पर कितनी सुंदर लग रही हैं आप। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। हमारा रंग ही ऐसा है, इसलिए हम पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। वो तो है माँ जी। हमारी सहेलियां तो कहती हैं तुम्हारी सास कम, तुम्हारी जेठानी ज्यादा लगती है। अभी आप बताइए। अरे बस अब इतने भी कुछ खास नहीं हुआ है। अरे माँ जी, आपको पता नहीं आप कितनी खास है। आप ये रखिए, मैं आज आपके लिए आपकी पसंद की शाही गोभी और पुलाव बना देती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? वैसे तो इतनी भी बुरी नहीं है बहू। अरे बस माँ जी, अब हमने ठान लिया है कि आपकी तरह ही बनकर दिखाएंगे। आपसे ही तो प्रेरणा ले रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए अपना। वैशाली ने आज पूरा दिन अपनी सास को जो पसंद था वही किया। उनकी चाकरी में जैसे उसने खुद को ही बिछा दिया था। आज तो जैसे घर का माहौल ही अलग सा था। राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अरे आप दोनों आ गए? आइए। वैशाली बहू, जरा पानी लेकर आना दोनों के लिए। क्या बात है माँ, आज तो आप चहक रही हैं। अरे क्यों ना चहकूं, इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। लेकिन मुझे तुझसे बड़ी शिकायत है, तू इसे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाता। क्यों? आज एक काम कर, इसे फिल्म दिखाने ले जा। नहीं माँ जी, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। अरे आज पूरा दिन घर और मेरी सेवा करती रही है, आज दोनों जाओ फिल्म देखने के लिए। चलो जाओ। चलो ना, आज तुम्हारी पसंद की फिल्म भी देखते हैं और आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की गिफ्ट भी दिलाता हूँ। अब आप दोनों कह रहे हैं तो हम तैयार होकर आते हैं। वैशाली कमरे में तैयार होने जाती है, तब वरुण भी उसके पीछे पीछे जाता है और बड़े प्यार से गुलाब देते हुए कहता है, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो सच में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। चलो आज हम दोनों खाना भी बाहर ही खाएंगे। वाह मामी जी, आपका आइडिया तो सच में काम कर गया। अब समझ में आ गया, पतियों के दिल का रास्ता उनकी माँ की खुशी से होकर गुजरता है। माँ खुश तो मैं खुश, सही है। भाभी, आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हुए हैं। हाँ बहू, आज तूने पराठे सच में स्वादिष्ट बनाए हैं। सुबह सुबह कुछ अच्छा खाकर मूड बढ़िया हो जाता है। सच में भाभी, बल्ले बल्ले होगी। मेरी थाली में जरा एक और पराठा रख दो। मुझे तो पता ही था कि पराठे अच्छे बने, क्योंकि ये ऐसे वैसे थोड़ी ना बनाए हैं। इन पराठों में मैंने जो अजवाइन डाली है ना, वो कोई आम अजवाइन नहीं है। वो बनिए की दुकान ही है, वो बड़ी वाली, वहां से लेकर आई थी। और जो कस्तूरी मेथी डाली है वो तो मैं मॉल से लेकर आई थी। एक एक चीज ना चुन चुन के डाली है मैंने। हाँ
अरे बस बस बहू रुक जा। और ये आलू आलू पता है मैंने चिक आलू लिया है, पूरे बाजार में कहीं नहीं थे, फिर मैं बड़ी मंडी से लेकर आई। इसकी तो तारीफ करना ही गलत है माँ, अब ये रुकेगी नहीं, आधे घंटे तक बोलती रहेगी। निशा की जरा सी तारीफ होने पर उसकी बातों की रेलगाड़ी ऐसी शुरू हो जाती थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। यहाँ तक कि सब लोगों का नाश्ता भी खत्म हो जाता है। अरे बस बेकार बहू, अब क्या हमारा दिमाग चाट जाएगी बोल बोल कर। तेरे अंदर इतना पेट्रोल कहाँ से आता है कि तू नॉन स्टॉप बोलती चली जाती है। थोड़ा सा ही तो बोला है मैंने माँ जी, अभी तो पराठों के बारे में और बताना बाकी रह गया था। नहीं नहीं भाभी, आज के लिए इतना बस बस। निशा को हमेशा ही जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत थी। उससे कोई जरा सी बात पूछता तो वो उसका पूरा इतिहास बता देती थी, जिस बात से उसके ससुराल वाले बड़े परेशान थे। ऐसे ही एक दिन जब निशा कमला के साथ बाजार से घर आ रही थी। और निशा कैसी हो, सब्जियां लेकर आ रही हो? हाँ सब्जियां लेकर आ रही हूँ। पता है आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई है, 80 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। अब बताओ 80 रुपए की सब्जी खाएंगे, 80 रुपए में 20 रुपए और डालकर पनीर नहीं खा लेंगे क्या? और पनीर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो नथुराम डेयरी वाला नहीं है। और उसके यहाँ का क्या बढ़िया पनीर आता है, मटर पनीर एकदम बढ़िया बनता है। हाँ बनता तो है वैसे। अरे बहू घर चल, बहुत सारा काम करना बाकी है। और पता है सब्जी वाले ना एक तो महंगी सब्जी दे रहे हैं, ऊपर से अच्छी नहीं देते। इससे अच्छा तो ऑनलाइन सब्जी मंगवा लो भाई। अरे ऑनलाइन कितना बढ़िया बढ़िया सब्जी मिलती है और घर बैठे सब्जी आ भी जाती है, कहीं जाने की दिक्कत ही नहीं होती। आंटी जी मुझे लगता है मैंने निशा से पूछकर गलती कर दी सब्जी के बारे में। आप इसे यहाँ से ले जाइए ना, मुझे बहुत सारे काम करना है। और पता है सब्जी तो हमारे गांव में होती थी, क्या बढ़िया खेतों की सब्जी हुआ करती थी। उस सब्जी का स्वाद ना निराला ही होता था। लेकिन आजकल वैसी सब्जी मिलती नहीं है, पता नहीं आजकल कौन से केमिकल डाल डाल कर सब्जियां पकाते हैं। बहू तो चल यहाँ से, मैंने तुझे बोला ना। अरे पर माँ जी मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई, आपको जाने की लगी हुई है। कमला के बोलने पर भी निशा चुप नहीं होती और कमला निशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर ले जाती है। पर निशा तो लगातार बोलती रहती है और घर जाकर कमला कहती है, अरे बहू बस बेकार जा, कितना बोलती है तू, तेरा मुंह नहीं दुखता है बोल बोल के। अब कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो उसका बढ़िया सा जवाब तो दूंगी ना मैं। तो बढ़िया जवाब नहीं देती, तू जवाब देने के नाम पर पूरा प्रस्ताव सुना देती। जा जाकर रसोई में चाय बना कर ले आ। निशा रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। वक्त गुजरता चला जाता है। घर में हर कोई निशा के बहुत ज्यादा बोलने की वजह से बहुत दुखी हो गया था, पर निशा को ये बात जरा से भी महसूस नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन, मुझे लगता है कि अब हमें युवराज की शादी कर देनी चाहिए। हाँ कर देते हैं, वैसे उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, फिर कार्तिक भी तो है, उसकी भी शादी करनी है। एक लड़की है मेरी नजर में, अच्छे घर से भी है, बहुत गुणी और संस्कारी भी है। ठीक है तो फिर बात चला दीजिए, बस बड़ी बहू की तरह जरूरत से ज्यादा बोलने वाली ना हो, बाकी सब ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे शांत स्वभाव की है। अरे तो फिर देर किस बात की, आप जल्दी से बात चलाइए ना, फिर हम शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दोपहर कमला घर पर एक साड़ी वाले को बुलाती है और साड़ियां देखना शुरू करती है। तभी वहां पर निशा आती है। अरे भैया अम्मा जी के साथ साथ मुझे भी साड़ी दिखाओ और बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाना। हाँ बहन जी सारी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक है। ये सिल्क वाली देखिए कितनी बढ़िया साड़ी है, ये नेट वाली ये तो और भी ज्यादा अच्छी साड़ी है। हाँ अच्छी तो है, पर इनका दाम क्या है, पहले दाम बताओ। बहू तुझे जो साड़ी पसंद है वो साड़ी ले ले, दाम की बात तू मत कर, वो मैं अपने आप कर लूंगी। नहीं माँ जी, भैया आप बताइए ये सिल्क की साड़ी कितने की है? ये सिल्क की साड़ी 2000 की है। लो कर लो बात, 2000 की साड़ी, इसमें ऐसा कौन सा सिल्क लगा है? ये साड़ी 2000 की नहीं है, 2000 की साड़ी तो मैं लेकर आई थी, वो भी यहाँ से नहीं, वो बरेली का बाजार है ना, वहां से लेकर आई थी। और साड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, अगर कोई एक बार साड़ी पहन लेना तो हर कोई इंसान को छोड़कर साड़ी को देखने लग जाए। बहू तुझे जो साड़ी पसंद है तू वो ले लेना, इतना क्यों बोल रही है तू? हाँ बहन जी, मुझे और भी जगह साड़ी बेचने जाना है, आपको जो साड़ी पसंद है वो बताओ। अब साड़ी तो ले ही लूंगी, पर साड़ी का दाम भी तो बताओ ना। 2000 की साड़ी लूंगी, 2000 ऐसे थोड़ी ना आ जाते। मेरे पति सुबह उठते काम पर जाते, सारा दिन मेहनत करते, फिर घर आते, बेचारा आराम भी नहीं कर पाते। आजकल संडे को भी काम कर रहे हैं, फिर जाकर एक एक रुपया करके कहीं 2000 जमा होते। कमाई करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। माफ करना बहन जी, लेकिन मैं यहाँ साड़ी नहीं बेच सकता, मैं जा रहा हूँ, अब किसी और से साड़ी ले लेना। बेचारा साड़ी वाला अपनी साड़ियां उठाकर वहां से 9 2 11 हो जाता है और निशा के ज्यादा बोलने की वजह से कमला भी साड़ी नहीं ले पाती। बहू तुझे कितनी बार कहा है अपना ये मुंह बंद रखा कर, इतनी अच्छी साड़ियां इतने अच्छे दाम में मिल रही थी, तेरी वजह से एक साड़ी नहीं ले पाई मैं। मैंने क्या किया है, मैं तो बस साड़ी वाले से मोल भाव कर रही थी। अरे चुप, एकदम चुप, अगर एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जा चली जा यहाँ से। कमला के इतना बोलते ही निशा वहां से चली जाती है। कमला अपना सिर पकड़कर कहती है, भगवान
जब तू जुबान और शब्द बांट रहा था तो मेरी बहू ड्रम लेकर खड़ी होगी जो उसकी झोली में इतने शब्द गिर गए। बुलेट ट्रेन से भी तेज चलती है इसकी जुबान। ऐसे ही थोड़े वक्त के बाद रूपी नाम की लड़की से युवराज के रिश्ते की बात चला दी जाती है और 1 महीने के अंदर रूपी और युवराज की शादी हो जाती है। अब रूपी एक अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारी संभालती है। बहू तो काम संभालने में बड़ी बहू से भी अच्छी निकली। जी शुक्रिया। चल अब जाकर सबके लिए खीर बना दे बहू। जी ठीक है। रूपी रसोई में जाती है और सबके लिए खीर बनाती है। थोड़ी देर बाद वो गर्मा गर्म खीर सबको खाने के लिए देती है। सभी लोग रूपी के हाथ की बनी खीर खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन रूपी बस थोड़ा सा हंसती है, कुछ बोलती नहीं। अरे भाभी, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। हाँ बहू, तू बस चुपचाप सुनती चली जा रही है। क्या हो गया, तेरा गला खराब है क्या? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं बहू है, इसलिए अभी ज्यादा बोलती नहीं है। लो, आप नहीं बोलेगी तो फिर कब बोलेगी? हमसे ही तो बोलना है, हमसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? और बोलेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? और अगर हमें इसकी पसंद नापसंद का पता नहीं होगा तो फिर हम इसे खुश कैसे रखेंगे? बोलना तो पड़ेगा ही ना। सबके हिस्से का तो तू बोल लेती है बहू, बाकी किसी के बोलने की कमी बचती नहीं। तो बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया? देखिए माँ जी, भगवान ने मुंह दिया है तो बोलने के लिए दिया है, और वैसे भी अगर भगवान ने सबको गूंगा ही बनाना होता तो फिर आवाज क्यों देता है? आवाज दी है तो उसका सही प्रयोग भी तो करना आना चाहिए ना। बहू चुप हो जा, हम छोटी बहू से बात कर रहे हैं, अब उसे भी तो कुछ बोलने दे। मैं जाती हूँ, और भी बहुत काम है। रूपी चुपचाप जूठे बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है और सब लोग देखते रह जाते हैं। बताओ, अब ये चुपचाप चली गई, पता नहीं इसे हमारी तारीफ अच्छी लगी या बुरी लगी। अब ऐसे चुपचाप रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई स्ट्रेस लेकर बैठी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपी ने जबरदस्ती शादी की है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रही है? माँ जी, अभी भी टाइम है, मैं कहती हूँ उसके माँ के फोन करके पूछ लो। बहू तो अपना मुंह बंद रख, कब से बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। हाँ भाभी, आप थोड़ा कम बोला करो ना। और बोलती भी क्या हो आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, बात क्या थी? पता नहीं आपने क्या से क्या बना दिया उसे। निशा, रूपी अभी नई बहू है घर की, धीरे धीरे वो सबसे घुल मिल जाएगी तो अपने आप बातचीत करने लग जाएगी। हाँ भाभी, आप ऐसे उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अब तो कुछ नहीं बोलेगी बहू, जाकर अपना काम कर। आई बात समझ में? निशा कुछ नहीं बोलती और वो भी जाकर अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। अब जहां निशा इतना ज्यादा बोलती थी, वहीं उसके मुकाबले में रूपी बहुत ही कम बोला करती थी, जिस वजह से कमला की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे ही एक शाम एक बहू आई तो इतना बोलती है कि बोलते बोलते रुकती ही नहीं। दूसरी आई तो वो इतना सा बोलती है कि क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ पता ही नहीं चलता। सच में, एक चुप नहीं होती, दूसरी बोलती नहीं। दोनों भाभी कितनी डिफरेंट है ना, जैसे पूरब और पश्चिम। वैसे हमारे घर में ही ऐसे एंटिक पीस क्यों है माँ? पता नहीं बेटा, न जाने भगवान ने भी कौन से कर्मों का फल दिया है मुझे। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे कम बोलने वाली हो या ज्यादा बोलने वाली, दोनों घर तो संभाल रही है ना। अरे बेटा, सब कुछ घर संभालना ही नहीं होता, और भी कई चीज होती है। वक्त गुजरता चला जाता है और ऐसे ही एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। रूपी और निशा दोनों मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाती है। तभी खाना खाते हुए नीतू नाम की एक औरत बोलती है, ये सांभर डोसा बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है ये? मैंने बनाया है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और निशा, तुमने क्या बनाया? ये मुक्का हलवा दही बड़ा, ये तो मैंने ही बनाया है। अच्छा, मुक्का हलवा भी बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, तो कोई ऐसी वैसी मूंग की दाल से थोड़ी ना बना है। ये मूंग की दाल मेरे मायके से आई है, और मेरे मायके वाले जो है ना, हमेशा बिना पॉलिश की दाल खाते हैं। आजकल पैकेट में तो पॉलिश वाली दाल आती है, तभी तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। और फिर मैंने इसे मिक्सी में नहीं पीसा, मैंने इसे हाथ से सिलबट्टे पर पीसा है। और आपको पता है सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला कितना ज्यादा स्वाद होता है। हाँ, होता तो है। मूंग के हलवे की सारी कहानी पता चल गई। रूपी बहू, अब तू भी बता दे, सांभर डोसे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे मैं बताऊं क्या? मुझे पता है सारी कहानी। नहीं नहीं नहीं, तुम मत बताना कहानी बहू। हाँ, अगर तुम्हारी कहानी सुनने लग गए ना तो फिर खाना भी नहीं खा पाएंगे। देख शिल्पा, तेरे पापा ने तो शराब पी पी कर अपना हाल बुरा कर रखा है। भाई के अकेले पैसों से घर चलाना मुश्किल है। तू एक काम कर, नौकरी शुरू कर दे। रहने दे माँ, क्या क्या करेगी, कैसे करेगी नौकरी पढ़ाई के साथ? भैया कर लूंगी। वो क्या है ना, कॉलेज में वैसे भी कभी टीचर आती है कभी नहीं, हम लोगों को खुद ही पढ़ना होता है। नौकरी में कंप्यूटर मिलेगा तो नौकरी के साथ बीच में खाली वक्त पर पढ़ाई भी कर लूंगी। शिल्पा का बड़ा भाई पिता की तरह था। वो शिल्पा को लेकर चिंतित रहता,
फिर धीरे से शिल्पा को भी एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो घर वालों का पैसों से साथ देने लगी। माँ, ये लो इस महीने की सैलरी। अरे थोड़े तू रख ले आने जाने के लिए, बाहर पैसों की जरूरत होती होगी ना। माँ, तुझे तो पता है, ऑफिस की बस आती है वही छोड़ भी जाती है, खाने को घर से तो खाना दे देती है। मैं क्या करूंगी पैसों का, तू ही रख ले। शिल्पा घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, आने जाने वाले लेन देन के लिए माँ की पैसों रुपए से मदद करती। एक दिन, अरे चलना पार्लर चलते हैं, देख तेरा चेहरा भी कितना डल लग रहा है, अच्छी सी क्रीम से मसाज करवाएंगे। अरे नहीं, वो तो 2 दिन धूप में निकली ना, इसलिए बेसन में नींबू दही मिलाकर 2 दिन लगाऊंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। तू हुआ एक नंबर की कंजूस है तू। वैसे इतना कमाती है, क्या करती है? माँ को देती हूँ। तुझे तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी दवाई और घर खर्च, मेरी पढ़ाई सब भैया की कमाई से नहीं हो पाएगा ना। सहेली शिल्पा से हाथ मिलाती है, जैसे कह रही हो मैं हूं ना, और वहां से चली जाती है। माँ शिल्पा की बात सुन रही थी। बेटा, तेरी मेहनत है कि हम लोग आज समाज में सर उठाकर जी रहे हैं, वरना ये पार्लर का चस्का ना बड़ा बुरा है। शिल्पा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, क्या बात है, आजकल तो रोज पकवान बनने की महक आती है आप लोगों के घर से। अब बच्चे सारा दिन मेहनत करते हैं तो खाना अच्छा खाएंगे ना, कम से कम घर का अच्छा खाना तो मिले। अरे मेरे बच्चों को तो बाजार का ही चाहिए, वो कहाँ रुकते हैं। मुझे तो तसल्ली है कि मेरी शिल्पा को ये चाट पकौड़ों का बिल्कुल शौक नहीं, बस घर का शुद्ध देसी खाना खाकर खुश है वो। बहन, उसकी शादी का भी सोचो। क्या सारा वक्त उसे घर पर बिठा कर रखोगी? नहीं, बस पढ़ाई पूरी कर ले, फिर देखते हैं। अरे सब होता रहेगा। मैं कल एक लड़के वालों को भेज रही हूँ, लड़का इंजीनियर है, शिल्पा के लिए परफेक्ट होगा। अरे वाह, अगर ऐसा है तो जरूर। देख शिल्पा, कल शर्मा जी के लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। लड़का इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। शिल्पा को देखकर सब खुश नजर आते हैं। बहुत सुशील लड़की है, हमें पसंद है। हाँ भाई, लड़की तो अच्छी है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी, कम से कम 10 लाख का सोना और फ्लैट के लिए 15 लाख नकद। जी, इतना तो हमारे बस की बात नहीं है। अरे तो फिर क्या फायदा, आजकल तो यही रिवाज है। हमारा लड़का इंजीनियर है, उसकी कीमत तो होगी ना। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली है, इतना तो नहीं दे सकते। तो फिर शादी कैसे होगी? हम तो अपनी इज्जत भी देखते हैं समाज में। इज्जत तो इंसानियत में होती है, सामान के भाव तोल में नहीं। मेरी बहन है, वो पैसे के बदले में नहीं देना किसी को, समझे? आप कोई और दुकान देखिए, वहां जाकर भीख मांगिए। लड़के वाले नाराज होकर उठ खड़े होते हैं। बहुत बड़े आ गए तुम लोग। लड़का चाहिए इंजीनियर और जेब में पैसे नहीं। चलो, यहाँ से बात करने का कोई फायदा नहीं, भुक्खड़ हो गई है। बस लड़की ही ठीक है तो क्या फ्री में ब्याह देंगे अपना बेटा? बिठा के रखे अपनी बेटी बोझ बनाकर। वो लोग चले जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसा जमाना आ गया है, बेटी को बोझ समझा जाता है। मेरी शिल्पा ने न जाने कितने दुख सहे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहती है। संस्कार की कोई कीमत ही नहीं है क्या? रहने दे माँ, जो मांगेगा वो पति नहीं, पैसों का लालची होगा। और क्या पता वो कल को फिर पैसे न मांगे। मुझे ऐसी जगह शादी नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा, हम दहेज के लालची लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई। देखिए, ये सर्जरी बहुत जरूरी है, इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। माँ और भाई परेशान हो गए, घर में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं मामा जी से बात करता हूँ, शायद वो मदद करते। अगले दिन भाई मामा के घर गया। मामा, वो पापा का ऑपरेशन करवाना है, 1 लाख रुपए चाहिए, आप थोड़ी मदद कर दो ना, धीरे धीरे सब लौटा देंगे। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बेटी की शादी भी करनी है, मेरे पास तो खुद ही पैसा नहीं है। अफसोस है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। अब बाकी कोई जरूरत हो तो बता देना। और हाँ बेटा, खाना खाकर जाना। हाँ? निराश होकर भाई घर लौटा, उसे उदास देखकर। क्या हुआ, भैया ने पैसे दिए? ला मुझे दे, मैं ला कर रख देती हूँ। माँ, भाई का चेहरा तो देखो, पहले उसे पानी दो फिर बात करना। भाई सारी बात घर वालों को बताता है। मेरा भाई ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, तू कल बुआ के घर जा, वो तो अपने भाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। अगले रोज भाई बुआ के घर जाता है। बुआ, पापा बहुत बीमार है
ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बुआ आप चिंता मत करना, मैं कैसे भी करके आपके पैसे चुका दूंगा। अरे हमारी अपनी मुसीबतें हैं, घर का किराया, बच्चों का खर्च, हम कहाँ से देंगे? माफ करना, वैसे भैया की हालत खराब करने वाली ना भाभी है। बोलो अपने मायके से पैसे लेकर आएंगी। खा गई मेरे भाई को। बुआ पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बोलो। भाई हारा हुआ घर आया। शिल्पा ने सब सुना तो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह शिल्पा ने अपने मैनेजर से बात की। सर, क्या मुझे ओवर टाइम मिल सकता है? शाम को भी रुक सकती हूँ। हाँ शिल्पा, काम तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई। सर मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज। उसी शाम से शिल्पा रात 8 बजे तक ऑफिस में रुकने लगी। इसके साथ ही उसने पड़ोस के 3 बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे उठकर ट्यूशन, फिर ऑफिस, फिर शाम को ओवर टाइम। बेटा तू अपनी जान खा रही है, इतना काम मत कर। अरे माँ कुछ नहीं होगा, पापा का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, बस पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। 2 महीने तक शिल्पा ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने लिए 1 रुपया नहीं रखा, ना नए कपड़े, ना कोई सौंदर्य का सामान, कुछ भी नहीं, बस पैसे बचाती रही। शिल्पा तो बिल्कुल कमजोर हो गई है, कुछ खा पी तो। अरे बस थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। भैया भी पापा के लिए बहुत परेशान रहते हैं, वो भी बहुत काम कर रहा है। वो तो करेंगे लड़का जो है, लेकिन लड़की होकर तो। आखिरकार 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शिल्पा के पास 1 लाख रुपए जमा हो गए। भैया ये लीजिए पैसे, पापा का ऑपरेशन करवा दीजिए। भाई की आंखों में आंसू आ गए। शिल्पा, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू मेरा भाई है, बहन नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, ये मेरा फर्ज था, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। देख लिया जमाने को, कैसे अच्छे वक्त में ही साथ देते हैं। पिता का ऑपरेशन सफल रहा, किसी से 1 पैसा उधार नहीं लेना पड़ा। माँ ने शिल्पा को गले से लगा लिया। बेटा तू बोझ नहीं, इस घर का सहारा है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पर बेटा अपने लिए भी कुछ पैसे रख लिया कर, तेरी भी तो जरूरतें होती है। शिल्पा मुस्कुराई, उसकी आंखों में थकान थी लेकिन संतोष भी था। पिता की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन माँ ने फिर से शादी की बात छेड़ी। बेटा अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, शादी के बारे में सोच। माँ जैसा ठीक लगे तुझे, बस दहेज वाले घर में मत भेजना। शिल्पा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा घर मिले, पर हाँ हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जो भी घर होगा वो समझदार होना चाहिए। कुछ दिनों बाद भाई के एक दोस्त ने एक रिश्ता भेजा। लड़के का नाम था राहुल। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिल्कुल शिल्पा के घर जैसी। देखिए लोग ना बहुत सीधे साधे हैं, दहेज वहेज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। राहुल भी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है। लड़के वाले घर आए। इस बार कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात रखते हैं, हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं। हाँ हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, घर छोटा है लेकिन प्यार बड़ा है। बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, बस संस्कार चाहिए, पैसा नहीं। माँ और भाई को राहुल का परिवार पसंद आ गया। शिल्पा से भी पूछा गया, माँ अगर तुझे लगता है ये लोग अच्छे हैं तो मुझे मंजूर है। शादी तय हो गई। बहुत ही सादगी से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं चाहते, छोटे से मंदिर में शादी हो जाए बस। जी बिल्कुल, हमें भी यही पसंद है। जो भी पैसा शादी में खर्च करना है वो हम दोनों के नाम पर जमा कर देते हैं, फिर इन दोनों को जो भी करना हो। वैसे भी रिश्तेदार मुसीबत में काम आए या ना आए, लेकिन फ्री का खाना खाने आ जाते हैं। शादी के कुछ दिन पहले राहुल ने शिल्पा से फोन पर बात की। शिल्पा, मुझे तुम्हें एक बात बताना जरूरी लगता है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं है। पापा रिटायर हो गए हैं लेकिन पेंशन आती है। माँ घर संभालती है, साथ ही सिलाई का काम करती है जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके। बस मेरी कमाई पर घर चलता है। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही है। मुझे पता है राहुल, कोई बात नहीं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। एक बात और, अगर तुम शादी के बाद भी नौकरी जारी रख सको तो। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता कि तुम पर दबाव हो, लेकिन घर का खर्च थोड़ा ज्यादा है ना। राहुल, मैं पहले से ही काम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं काम करती रहूँ। थैंक यू शिल्पा, सच में तुम्हारी समझदारी देखकर मुझे यकीन हो गया कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। शादी हो गई, बिल्कुल सादे तरीके से, मंदिर में। न बारात न बड़ा जश्न, बस दोनों परिवार के करीबी लोग थे। शादी के बाद शिल्पा राहुल के घर आई। घर छोटा था, 2 कमरे का, लेकिन साफ सुथरा और प्यार से भरा। बेटी
ये तेरा घर है, जो मन हो वो कर। हम बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन तुझे कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। माँ जी, मैं भी तो इस घर जैसे माहौल से आई हूँ, मुझे पता है कैसे छोटे छोटे खर्चों को संभालना है। अगले दिन राहुल ने फिर से बात की। राहुल, मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी हम सब साथ हैं तो कहीं घूमने जाने से तो अच्छा ही है। शिल्पा, तुम्हें पता है आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कम मिलती है जो समझदारी से घर की जिम्मेदारी उठाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। राहुल, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की है। मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा निभा रही हूँ। शिल्पा ने अपनी नौकरी जारी रखी। सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती, फिर ऑफिस जाती, शाम को वापस आकर फिर से घर संभालती। राहुल भी उसका पूरा साथ देता। दोनों मिलकर घर चलाने लगे। फिर एक रोज शादी के 1 साल बाद एक दिन राहुल के पापा ने सबको बुलाया। सुनो, प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा परिवार है और कोई दहेज की मांग भी नहीं है। तो फिर क्या सोचना, शादी तय कर देते हैं। बेटा, मांग तो नहीं है, लेकिन बेटी की शादी जो है कुछ सोना चांदी तो देना ही पड़ेगा। लड़की को खाली हाथ तो भेज नहीं सकते। पापा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैंने तो बस थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं। अरे बेटा, मेरे पास भी थोड़े गहने हैं, वो दे देंगे, लेकिन प्रिया के लिए भी कुछ चाहिए ना। शिल्पा चुपचाप सब सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपना गहनों का डिब्बा निकाला। शादी में मिले कुछ गहने थे और कुछ उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे थे। अगले दिन सुबह शिल्पा ने राहुल की माँ को बुलाया। माँ जी, ये देखिए, मेरे पास जो भी गहने हैं सब प्रिया को दे दीजिए। वैसे भी मेरी तो शादी हो गई है। अरे नहीं बेटा, ये तेरे हैं, तूने अपनी मेहनत से खरीदे हैं। तेरे गहनों पर सिर्फ तेरा हक है। माँ जी, तभी तो उसी हक से कह रही हूँ, ये गहने प्रिया को दे दीजिए। प्रिया मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है। उसकी शादी पहले, मेरी जरूरतें बाद में। अभी उससे जरूरत है। बेटा, तू सच में लक्ष्मी है इस घर की। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उसी शाम राहुल ने शिल्पा से बात की। शिल्पा, माँ ने बताया तुमने अपने सारे गहने प्रिया को दे दिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कमा कर फिर दिला देना। क्यों, दिलाओगे ना? लेकिन शिल्पा, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, तुमने अपने लिए बनाया था। प्रिया के लिए वो गहने। अरे पापा, राहुल, प्रिया मेरी भी बहन है। इज्जत से इस घर से उसकी डोली उठेगी तो सबका मान बढ़ेगा। उसकी शादी है, अभी उसे जरूरत है, मैं फिर से जमा कर लूंगी। वैसे भी तुम हो ना, दिला देना। लिए बिना मानूंगी नहीं। हाँ, भले 2, 4, 10, 20, 50 साल बाद इंतजार करूंगी। हाँ, दिलाऊंगा तो सही, लेकिन तुम्हें नहीं, हमारी बेटी को। शिल्पा ये सुनकर शर्मा जाती है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक शाम राहुल के पापा टेंशन में बैठे थे। पापा, क्या हुआ? अब परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, गहने तो हो गए, लेकिन शादी का खर्चा, प्रिया के कपड़े और थोड़े पैसे भी तो साथ में देने होंगे। मेरी पेंशन से नहीं हो पाएगा ये सब। पापा, मैंने कहा तो था कि कुछ पैसे जमा किए हैं, वो निकाल लेते हैं। उस रात शिल्पा ने राहुल से बात की। राहुल, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, वो भी प्रिया की शादी में लगा दो। अरे बस करो शिल्पा, कितना एहसान करोगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैसे तुम रखो। तुमने अपने गहने दे दिए, अब पैसे भी। तुम्हारी भी तो कोई जरूरत होगी, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। राहुल, मुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छी नौकरी। प्रिया की शादी एक बार ही होगी, ये पैसे मैं फिर जमा कर लूंगी। लेकिन शिल्पा। राहुल, पहले जो जिम्मेदारी सामने है उसे निभाना जरूरी है। प्रिया की शादी हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब बाद में देख लेंगे। मैं फिर से पैसे जमा करूंगी, वो भी हमारे भविष्य के लिए, हमारे सपनों के लिए। प्रिया की शादी बहुत अच्छे से हो गई। शिल्पा के दिए गए गहनों में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। शादी के बाद प्रिया विदा हो रही थी। राहुल की मां की आंखों में आंसू थे और शिल्पा ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार का सहारा होती हैं। चाहे मायका हो या ससुराल, वो हर जगह अपनी जिम्मेदारी और प्यार से परिवार को संभालती है। प्रिया की शादी के 3 महीने बाद एक दिन राहुल उदास चेहरे से घर आया। राहुल, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शिल्पा, कंपनी में बड़े लेवल पर छंटनी हो रही है। मेरी नौकरी चली गई, समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं राहुल, तुम्हें जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी।
तब तक मेरी सैलरी से घर चल जाएगा। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। राहुल की सैलरी से जो घर चलता था, अब शिल्पा की अकेली सैलरी से सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राहुल के पापा की दवाइयां और रोजमर्रा का खर्चा, सब कुछ शिल्पा पर आ गया था। 2 महीने बीत गए, राहुल को नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन राहुल के पापा बीमार पड़ गए। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। अब शिल्पा के पास तो इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उन्हें महाजन से कर्जा लेना पड़ा। देखो बहन, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ, हर महीने 3% ब्याज लगेगा, समय पर चुकाना पड़ेगा। जी, हम जल्दी ही लौटा देंगे, आप बस पैसा दे दीजिए। राहुल के पापा का इलाज हुआ, लेकिन अब कर्जा सिर पर था। हर महीने ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। शिल्पा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम अकेले इतना सब संभाल रही हो। राहुल, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस नौकरी ढूंढने पर ध्यान दो। उस रात शिल्पा ने एक रजिस्टर निकाला और सारे खर्चों की लिस्ट बनाई। उसने तय किया कि अब स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। बिजली का बिल कम करने के लिए सिर्फ जरूरत पर ही बिजली यूज करेंगे। सब्जी मंडी से सीधे सस्ती सब्जी लाएंगे। बाहर का खाना बिल्कुल बंद। हर महीने की सैलरी का हिसाब, कर्जे का ब्याज पहले, फिर बाकी खर्चे। छोटी छोटी बचत से धीरे धीरे मूल रकम चुकाना। शिल्पा ने राहुल की माँ को भी समझाया। माँ जी, हमें थोड़ी शांति रखनी होगी। मैंने सारा हिसाब लगाया है। अगर हम सब मिलकर बचत करें तो 6 महीने में कर्जा चुका देंगे। बेटा, तू जो कहे, हम सब मिलकर चलेंगे। शिल्पा रोज सुबह 5 बजे उठती, घर का सारा काम निपटाती, टिफिन बनाती और ऑफिस चली जाती। शाम को लौटकर फिर से घर संभालती। 3 महीने बाद शिल्पा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शिल्पा, अब तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, आराम करो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में ऑफिस नहीं जाने दूंगा। नहीं राहुल, अभी नहीं। कर्जा अभी पूरा नहीं चुका है, मैं संभाल लूंगी। ऐसे भी कोई प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे थे एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन शिल्पा, तुम्हारी सेहत। अरे मैं ध्यान रखूंगी ना राहुल। डॉक्टर ने कहा है कि मैं काम कर सकती हूँ, बस थोड़ी सावधानी रखनी है। प्रेगनेंसी के बावजूद शिल्पा काम पर जाती रही। उसने अपने खर्चों को और कम कर दिया, हर पैसे का हिसाब रखा। धीरे धीरे कर्जा कम होने लगा। 5 महीने की मेहनत के बाद शिल्पा ने कर्जे का आधा हिस्सा चुका दिया था। लेकिन प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। एक रात राहुल रो पड़ा। शिल्पा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम सब कुछ अकेले संभाल रही हो और मैं। अरे राहुल, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस धैर्य रखो। 6 महीने बाद जब शिल्पा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, राहुल को एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी पहले से 2 गुनी। शिल्पा, मुझे नौकरी मिल गई, वो भी बहुत अच्छी। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है शिल्पा, अब तुम नौकरी नहीं करोगी बस। शिल्पा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की नौकरी लगने के बाद उन्होंने बचा हुआ कर्जा 1 ही महीने में चुका दिया। शिल्पा ने डॉक्टर की सलाह पर नौकरी से ब्रेक ले लिया। 2 महीने बाद शिल्पा ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया। शिल्पा, तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने अकेले पूरे परिवार को संभाला। राहुल, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो करना चाहिए था वो किया। एक दिन राहुल की माँ ने कहा, बेटा शिल्पा, तूने हमें सिखाया कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। तूने बिना घबराए, बिना किसी से मांगे अपनी अकल और हिम्मत से घर संभाला। शिल्पा मुस्कुराई। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, बेटियां पैसे नहीं मांगती, लेकिन ये जानती है कि पैसों को कैसे संभालना है। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से मैनेज करना। औरत को हीरे मोती नहीं, अपने परिवार की खुशी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है।